प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक सरकार व राजनीति की। उससे हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे माना जाता है या कौन है। चार ऑप्शन आपके पास है, मैकियावेली, हॉब्स, अरस्तु व बोधा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु। अरस्तु को ही तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, अरस्तु ने कितने देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 150 से अधिक देशों का संविधान का अध्ययन आप माना जाता है। और अगर इस प्रकार से आ जाए कि 155, 57, 58, 60 तो आपको एग्जैक्ट संख्या भी याद रखनी है कि अरस्तु ने 158 संविधानों का क्या है तुलनात्मक अध्ययन किया था। तीसरा प्रश्न है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक चार ऑप्शन आपको दिया है, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो। तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स और प्लेटो। तो द स्पिरिट ऑफ लॉस जो पुस्तक है वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, मॉडर्न डेमोक्रीस पुस्तक के लेखक कौन है। चार ऑप्शन है, प्लेटो, सर हेनरी मैन, जेम्स ब्राइस और चौथा ऑप्शन है सीले। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ब्राइस। अगला प्रश्न है, एंशिएंट लॉस पुस्तक के, क्योंकि पुस्तकें काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि जितनी भी पुस्तकें बता रहे हैं इनको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। एंशिएंट लॉस पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। वुड्रो विल्सन, जेम्स ब्राइस, सर हेनरी मैन और प्लेटो। तो जो ये पुस्तक है एंशिएंट लॉज, ये सर हेनरी मैन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, अतुलनात्मक अध्ययन, अवैज्ञानिक अध्ययन, अनुभववादी अध्ययन और औपचारिक संस्थागत अध्ययन। तो सातवें प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौ है, अनुभववादी अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत उपागम नहीं है। ऑप्शन है संस्थागत उपागम, मार्क्सवादी उपागम, कानूनी औपचारिक उपागम और ऐतिहासिक उपागम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादी उपागम। अगला प्रश्न है आपके पास कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। को ऑप्शन है आपके पास, सर हेनरी मैन, बी है जेम्स ब्राइस, सी है रूसो और डी है बेंटले। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेंटले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक उपागम की विशेषता नहीं है। अनुभववादी अध्ययन, अंतर्विषयक अध्ययन, सामाजिक संदर्भी अध्ययन और स्थिर व गतिहीन अध्ययन। तो जो 10वां प्रश्न है इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, स्थिर व गतिहीन अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उपागम नहीं है। राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम, संख्यागत उपागम, नारीवादी उपागम और संख्या विश्लेषण
उपागम। तो जो 11वां प्रश्न है इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि संख्यागत उपागम। अगला प्रश्न है व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग राजनीति विज्ञान में किस राजनीतिक विद्वान द्वारा सबसे पहले किया गया? 4 ऑप्शन है। पहला अरस्तु, दूसरा हॉब्स, तीसरा डेविड ईस्टन और चौथा है आमंड एंड पावेल। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, डेविड ईस्टन। उसके पश्चात अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम इतिहास की व्याख्या पर आधारित है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, व्यवस्था विश्लेषण उपागम, संस्थागत उपागम और मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम। तो इसका आपका उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके पास व्यवहारवाद का जन्म किस देश में हुआ था? 4 ऑप्शन है। ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और सोवियत संघ। तो व्यवहारवाद का जन्म अमेरिका राष्ट्र में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास उत्तर व्यवहारवाद का जनक कौन है? 4 ऑप्शन है। डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, रॉबर्ट डहल और हेराल्ड लासवेल। तो जो डेविड ईस्टन है उन्हें उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन को निश्चित करता है। यह कथन किसका है? पहला गिलक्राइस्ट, CF स्ट्रॉन्ग, डाइसी और आस्टिन। तो आस्टिन महोदय का यह कथन है संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन को निश्चित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश में लिखित संविधान नहीं है? 4 ऑप्शन है। चीन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन। तो आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिटेन है उसका लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है किस देश का संविधान साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं करता? 4 ऑप्शन है। भारत, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। तो जो ब्रिटेन है वहां साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, एक आदर्श संविधान में कौन से गुण होने चाहिए? 4 ऑप्शन है। संक्षिप्तता, यानी कि वो संक्षिप्त होना चाहिए। स्पष्टता व निश्चितता, यानी कि संविधान स्पष्ट होना चाहिए, उसके शब्दों से क्या है विपरीतार्थी अर्थ ना निकले या एक शब्द से 2 अर्थ ना निकले। तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही विशेषताएं एक अच्छे संविधान की होनी चाहिए या गुण होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है? अमेरिका, भारत, चीन और ब्रिटेन। तो आप जानते हैं ब्रिटेन के संविधान में आसानी से संशोधन हो जाता है, यानी कि लचीला संविधान ब्रिटेन का है। नेक्स्ट, जनमत संग्रह की व्यवस्था द्वारा संविधान में संशोधन किस देश में होता है? 4 ऑप्शन है। अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड और चीन। तो जो स्विट्जरलैंड है वहाँ जनमत संग्रह की व्यवस्था है और उसी के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अन्य माध्यम भी है पर जनमत संग्रह भी एक माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कम संविधान संशोधन किस देश के संविधान में हुए हैं? भारत, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। तो आप जानते हैं अमेरिकी संविधान में, क्योंकि कठोर संविधान है, संशोधन करना काफ़ी कठिन है, इसलिए सबसे कम संशोधन अमेरिकी संविधान में अभी तक हमको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन है। डाइसी, जेम्स ब्राइस,
जेनिंग्स और चौथा ऑप्शन है मर्टन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसके माध्यम से क्या है, ब्रिटिश संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इस पुस्तक का है। तो डाइसी की लिखी हुई पुस्तक यह है कानून का शासन। अगला प्रश्न है, कानून के शासन का जनक कौन सा देश है? तो सीधी सीधी सी बात है, जब पुस्तक ब्रिटेन में लिखी गई है तो जनक भी वही देश होगा। तो ब्रिटेन ही कानून के शासन का जनक देश है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? भारत, रूस, अमेरिका और चीन। तो भारत का तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, रूस का भी बड़ा संविधान है और चीन का भी बड़ा संविधान है। तो अमेरिका का संविधान विश्व का छोटा संविधान है विश्व का। हमारे संविधान में जितना भाग सिर्फ हमारे मूल अधिकार का है, मात्र उतना ही बड़ा संविधान विश्व अमेरिकी देश का है। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, लूट प्रथा यानी कि स्पॉयल सिस्टम जिसे कहा जाता है, लूट प्रथा का उल्लेख किस देश के संविधान में हुआ है? अमेरिका, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो ये अमेरिका के संविधान में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधानवाद का अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। यह कथन किसका है? सीएफ स्ट्रॉन्ग, कार्टन हर्ज, केसी वेयर और अब्राहम। तो जो 32वां प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, यानी कि केसी वेयर का ये कथन है। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमित सरकार की परंपरा का निर्वहन किस देश में हुआ है? चीन, अमेरिका, वियतनाम और रूस। तो अमेरिकी संविधान से सीमित सरकार की परंपरा का जो निर्वहन है वो हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, संविधानवाद की प्रमुख समस्या कौन सी रही है? संविधानवाद टॉपिक से ये प्रश्न है। संविधानवाद की प्रमुख समस्या कौन सी रही है? युद्ध, संवैधानिक शासन का स्थगन, राजनीतिक समानता का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीजें संविधानवाद की प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। तो ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन संविधान माना जाता है। सबसे लचीला संविधान किस देश का है? तो जो ब्रिटेन है उसके संविधान को ही सबसे लचीला संविधान भी विश्व में माना जाता है। नेक्स्ट है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप ऑप्शन को स्वयं वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं सीधा उत्तर आपको बताता चलूंगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान विस्तृत यानी कि बड़ा होता है, यानी कि और काफ़ी विस्तार से उस पर चर्चा की गई है। तो भारत का संविधान विश्व का न केवल सबसे बड़ा संविधान, विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है, आप जानते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान का निर्माण मनमात्मक रचना द्वारा हुआ है? प्रश्न नंबर तो जो अमेरिका है उसके देश का संविधान मननात्मक रचना द्वारा हुआ है। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान क्रांति की उपज है? चीन, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका। तो जो चीन का संविधान है वो उसकी क्रांति के माध्यम से उपजा है। आपने सुना होगा चीन की क्रांति, तो क्रांति के बाद ही क्या है, चीन का संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान परंपराओं पर आधारित है? तो ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि आरंभन प्रणाली इनिशिएटिव सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड में आरंभन प्रणाली का
संबंध है, यानी कि स्विट्जरलैंड में आरंभन प्रणाली इनिशिएटिव, जनता क्या है, किसी कानून को बनाने के लिए आरंभन प्रणाली का प्रयोग कर सकती है, यानी कि किसी प्रस्ताव को जनता से के माध्यम से भी लाया जा सकता है, तो इसी को आरंभन प्रणाली कहते हैं और ये स्विट्जरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधानवाद की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो जो यूनान है, सबसे पहले वहाँ संविधानवाद की उत्पत्ति हो चुकी थी बहुत प्राचीन समय में। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, उत्तरदायी सरकार की परंपरा किस देश में नहीं है? तो चीन में कोई उत्तरदायी सरकार हमको देखने को नहीं मिलती है। मैग्ना कार्टा का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से मैग्ना कार्टा का संबंध है। 1215 का मैग्ना कार्टा आपने सुना होगा, जिसके माध्यम से ब्रिटेन की जनता को कुछ अधिकार दिए गए थे। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, 1688 की शानदार क्रांति किस देश में हुई थी? तो यह भी ब्रिटेन में हुई है, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट कब पास हुआ? 1688, 1711, 1766 और 1689। तो जो बिल ऑफ राइट्स है वो 1689 में पास हुआ और जो मैग्ना कार्टा है वो 1215 में क्या है, पास हुआ था। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का संबंध किससे है? ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का संबंध किससे है? ब्रिटिश समाज से, नागरिकता अधिनियम से, मैग्ना कार्टा से और महान परिषद से। तो इसका संबंध महान परिषद से है। जुंटा क्या है? सामाजिक वर्ग, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल और प्रतिनिधि सभा। तो ये क्या है? जुंटा मंत्रिमंडल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, या जिसे फ्रांस की क्रांति कहा जाता है, यह कब हुई? तो सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई। ये क्वेश्चन चलो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप ही इस कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। न केवल 11-12 में बल्कि कक्षा 6, 7, 8 में भी आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का समकालीन व्यक्ति कौन है? तो नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति के समकालीन व्यक्ति रहे हैं। एक सदनीय व्यवस्थापिका किस देश में है? एक सदनीय व्यवस्थापिका किस देश में है? ये मैंने आपको कल भी बताया था कि चीन में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस देश में है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस देश में है? तो इनमें जो राष्ट्र दिए हैं वहां ब्रिटेन में द्विसदनीय है, बाकी सभी में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, संसद के दूसरा सदन का प्रमुख लाभ यह है कि, इसमें कथन पढ़ने पड़ेंगे, यह प्रथम सदन की निरंकुशता रोकता है, समय की बचत करता है, प्रथम सदन के कार्यों का पुनरावलोकन करता है। तो हाँ, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कॉमन सदन का संबंध किस देश से है? तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में कॉमन सदन है। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमन सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो मात्र 3 वर्ष का कार्यकाल कॉमन सभा का होता है, 4 वर्ष का कार्यकाल कॉमन सदन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, कॉमन सदन द्वारा पारित विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कितने समय तक रोक सकता है? जैसे भारत में व्यवस्था है वैसे ही ब्रिटेन में भी यह व्यवस्था है कि दूसरा सदन मात्र कुछ दिनों के लिए ही क्या है, कुछ महीनों के लिए ही क्या है, जो विधेयक है, वित्त विधेयक, उसको रोक सकता है।
तो ये कितनी समय अवधि है? तो मात्र 1 वर्ष के लिए अधिक से अधिक कॉमन सदन द्वारा पारित विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स रोक सकते हैं। न केवल वित्त विधेयक बल्कि किसी भी विधेयक को 1 वर्ष तक रोक सकते हैं। इस प्रकार उनकी शक्ति क्या है? बहुत कम है द्वितीय सदन की। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, वित्त विधेयक पेश किया जाता है तो जो सदन दिए हैं, वैसे भी किसी भी देश में यही व्यवस्था होती है, 2 सदन होते हैं, एक हाउस उच्च सदन, एक निम्न सदन, अलग अलग नाम उसके हो सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में कॉमन सदन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, भारत में राज्यसभा और लोकसभा है। तो इनमें से एक को निम्न सदन और एक को उच्च सदन कहा जाता है। तो वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक निम्न सदन में पेश किया जाता है। अब ये निम्न सदन में क्यों पेश किया जाता है? क्योंकि निम्न सदन जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है, इसलिए वित्त विधेयक वहां पास किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड सदन वित्त विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो मात्र 1 महीने तक वित्त विधेयक को लॉर्ड सदन रोक के अपने पास रखे रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ब्रिटिश मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड सभा जो है सामंत, कुलीन, धनी, हाँ सभी का क्या है? ब्रिटिश लॉर्ड सभा, क्योंकि जो सामंती हैं, धनी वर्ग के लोग हैं और कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनका ये प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? तो लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। कॉमन सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कॉमन सदन की अध्यक्षता स्पीकर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अमेरिका में संसद के कितने सदन हैं? अमेरिका में संसद के कितने सदन हैं? तो अमेरिका में संसद के 2 सदन हैं। दूसरा है, प्रतिनिधि सदन का संबंध किस देश की व्यवस्थापिका से है? तो अमेरिका से है। प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का जो शक्ति है प्रतिनिधि सदन के पास है। नेक्स्ट, ये कुछ प्रश्न है, ये कल भी बताए थे मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश में हुई है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति फ्रांस देश में हुई है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है? तो अमेरिका में यह अपनाया गया है। फ्रांस में उत्पत्ति हुई है, यानी कि फ्रांसीसी विचारक के द्वारा इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को सबसे पहले, या यूं बोल सकते हैं, अमेरिका में बहुत पहले से, यानी कि इस सिद्धांत की उत्पत्ति के साथ से ही इसे अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पहले ये 100 थी, किंतु बीच में एक राज्य के वृद्धि के साथ ये संख्या 102 हो चुकी है, इसलिए आप गलती मत करना। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन द्वितीय सदन कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन सीनेट को माना जाता है। कुछ प्रश्न और हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निरोध व संतुलन का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? इसे अमेरिका में, मैं इंग्लिश में
क्या है? तो जो नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत है, इसे अमेरिका देश में अपनाया गया है, और इसको कंट्रोल एंड बैलेंस भी इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि कई बार अंग्रेजी में पूछ लिया जाता है। तो कंट्रोल एंड बैलेंस का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां कौन अनुसमर्थित करता है? तो सीनेट के माध्यम से अनुसमर्थित किए जाते हैं अमेरिका में। नेक्स्ट है, अमेरिकन राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से स्थायी सदन कौन सा है? तो जो सीनेट है वो एक स्थायी सदन है, क्योंकि अगर इसमें प्रतिनिधि सभा होती तो वो नहीं, कॉमन सभा भी नहीं है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस भी नहीं है, लोकसभा भी नहीं है। सीनेट क्या है? क्योंकि प्रथम सदन है, इसलिए स्थायी सदन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय सभा किस देश की व्यवस्थापिका है? तो संघीय सभा स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस किस देश की व्यवस्थापिका है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीन की व्यवस्थापिका है। सभी देशों की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? एक बार आप जरूर ध्यान से उसे पढ़ लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है। वर्तमान चीनी संविधान किस वर्ष बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1982 में जो वर्तमान चीनी संविधान है उसको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी प्रधानमंत्री को कौन बर्खास्त कर सकता है? तो चीनी प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के माध्यम से बर्खास्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में अपनाई गई है। बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? बहुल कार्यपालिका हमको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। ब्रिटेन में राजा और ताज में अंतर किए जाने लगा, कब से किया जाने लगा? तो वर्ष 1688 से ब्रिटेन में राजा और ताज में अंतर किया जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, रीजेंसी अधिनियम किससे संबंधित है? रीजेंसी अधिनियम का संबंध है, तो इसका संबंध सम्राट से है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक व संसदीय शासन प्रणाली दोनों के गुण हैं? तो स्विट्जरलैंड के शासन प्रणाली में हमको अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीवी परिषद का संबंध है, प्रीवी परिषद का संबंध है किससे है? वो ब्रिटेन से संबंध है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, पर अगर इसको 2 भागों में बनाया जाता तब भी आपको देखना होता, और 2 से 4 भागों में। वैसे मैं इसको अब 2 भागों में बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ये हैं, पर कहीं ना कहीं आपको देखना तो होता ही। 2 भागों में बनाओ, 4 भागों में बनाओ, तो आप अंत तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता वर्ष 1937 में प्राप्त हुई। कबाल का संबंध किससे है? कबाल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मंत्रिमंडल से होता है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली का वास्तविक विकास किस युग में हुआ? ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली का वास्तविक विकास किस युग में हुआ? तो हैनोवर वंश के युग में क्या है? मंत्रिमंडल प्रणाली का वास्तविक विकास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश में
नहीं है। अमेरिका में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, अमेरिकन मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो अमेरिकी मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति, तो जो अमेरिकी मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री को माना जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिकन राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किस राष्ट्रपति को हटाया गया था? तो राष्ट्रपति निक्सन थे जिनको कि महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया गया था। वैसे जो निक्सन थे महाभियोग के द्वारा ही नहीं कहा जा सकता, क्वेश्चन अपने आप में मुझे गलत लगता है, क्योंकि महाभियोग जब उन पर लगाया था और वो महाभियोग पास होने से पहले स्वयं ही क्या है राष्ट्रपति निक्सन ने क्या है अपना इस्तीफा दे दिया था, तो उन्हें पद से हटना पड़ा, इसलिए ये सही है। किंतु महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें नहीं हटाया गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अभी बड़ा ही आपने देखा होगा सुर्खियों में है अमेरिकी न्यूज़पेपर्स में कि वाटरगेट कांड का संबंध किस देश से है? तो आज के लिए तो सीधा ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि अमेरिका से वाटरगेट कांड का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सीधे सीधे बात है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति चीन में कार्यपालिका उत्तरदायी है। तो 4 प्रश्नों को हम और देखेंगे, उसके पश्चात हम दूसरे वीडियो में बाकी प्रश्नों पे बात करेंगे। चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस व्यवस्थापिका किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के, तो ये साम्यवादी दल के प्रति उत्तरदायी है। चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस व्यवस्थापिका किसके प्रति साम्यवादी दल तो ये अपने आप में है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, जनता के प्रति, चीनी जनता के प्रति उत्तरदायी, और उत्तरदायित्व वो निभाते नहीं है, वो बात अलग है। निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका की प्रकृति बहुलवादी है? नहीं, पहले सही था। इसमें जनता और साम्यवादी दल, चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस व्यवस्थापिका, साम्यवादी दल ही ज्यादा उचित आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका की प्रतिकृति बहुलवादी है? तो स्विट्जरलैंड की जो देश है उसकी कार्यपालिका, ये पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश की न्यायपालिका के पास है? तो इनमें से अमेरिकी संविधान के पास, अमेरिका के पास ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के न्यायपालिका के पास भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मौजूद है। और अंतिम प्रश्न आज का है, जूरी प्रथा किस देश में प्रचलित है? तो जूरी प्रथा आपके ब्रिटेन से संबंधित है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आज के ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं ना कहीं आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से एक प्रेरणा हमको मिलती है इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।